गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और ये क्लास केवल चलेगी 20 तारीख तक, 20 से लेकर 30 तक छुट्टी रहेंगी, फिर 1 अक्टूबर से दोबारा चालू करेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि रीड का पेपर है ना, तो आप लोग भी तैयारी करना। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक के उच्चारण, अब भैया उसने उच्चारण कर दिया पहले, के बाद उसी शब्द वाक्य को छात्र द्वारा किया गया वाचन। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, शिक्षक करता है आदर्श वाचन, उसके बाद बच्चा करता है अनुकरण वाचन, ठीक है। मगर एक चीज़ याद रखना, जब पूरा पैराग्राफ हो उसका अनुकरण करना हो तब तो होता है अनुकरण वाचन, मगर केवल उसी शब्द का, इसने किस पे जोड़ दिया, उसी शब्द पे, तो यहाँ पे होगा अनुवाचन। आंसर होगा बी। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, नए तरीके से आया वो क्वेश्चन है। निम्न में से एकांतर या प्रत्युत्तर प्रश्न नहीं है। एकांतर क्या, या तो हाँ या नहीं, यस नो, सही गलत, या तो सही गलत, हाँ नहीं, सही गलत, मगर ये खंड मिलान वाले प्रश्न इसमें नहीं आएंगे। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एपिडाइस्कोप, पहले तो बताऊं दृश्य सामग्री है, दृश्य में भी क्या है, यांत्रिक है, सामान्य नहीं है, यांत्रिक। आंसर है सी। नेक्स्ट है आपका SIQE। SIQE क्या होता है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। देखो एक होता है CCE की जगह स्टेट राजस्थान ने इसे लागू किया, ठीक है, ये याद रखना, ठीक, ये याद रख लोगे। अब देखो 5वीं कक्षा में कितने योगात्मक मूल्यांकन होते हैं। देखो वैसे तो योगात्मक मूल्यांकन है इनके यहाँ 3, मगर 5वीं और 8वीं कक्षा में इनके यहाँ होता है बोर्ड, तो इसीलिए यहाँ पे हैं 2। आंसर होगा इसमें बी। क्या होगा, बी। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। CCE की शुरुआत किसने कहा था कि CCE पे जोर देना चाहिए, 1986 की उसमें लिखा हुआ था शिक्षा नीति में CCE पे जोर देना, मगर लागू किसने किया, 2005 वाले NCF ने। कब से हुआ, ही 2009 से। ये 3-4 अलग अलग तरीके से आता है क्वेश्चन, याद रखना। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में कौन सा असत्य है। उपचारात्मक मतलब होता है रेमेडी, इससे पहले क्या करते हैं हम, निदानात्मक, ठीक है। तो यह निदानात्मक शिक्षण के लिए आधारित, गलत, जबकि यह तो निदानात्मक का आधार है, तो पहला ही इसमें गलत है, ठीक है, याद रखना। और इसे क्या कहते हैं, ये कैसा है, ये उच्च शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण को क्या कहते हैं, उच्च शिक्षण, ठीक। एक ये याद रखना, उपचारात्मक शिक्षण की एक क्लास होनी चाहिए, ठीक है, पूरे वीक में, और एक क्लास ही किसकी होनी चाहिए, जैसे लाइब्रेरी की, याद रखना, ठीक है, ये याद रख लेना। आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दो। वस्तुनिष्ठ होगा तो वो रट नहीं पाएगा। आंसर है ए। नेक्स्ट, कक्षा पद्धति को नकारने वाली इस योजना में बच्चों की सारी शिक्षा प्रयोगशाला में ठेका, सीधे इससे भी क्वेश्चन निकल आएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। ठेका पद्धति किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं डाल्टन को। ये क्या है, प्ले पे आधारित है, ठीक है। डाल्टन इसे किसने दिया था, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था, याद रखना। और इसमें क्या होता है, इसमें क्लास नहीं होती, क्लास की जगह इसमें प्रयोगशाला होती है, याद रखना। आंसर है बी। किंडरगार्टन 4 से लेकर 8 साल के बच्चों पर आधारित है, और माननीय मॉन्टेसरी वाली 3 से लेकर 6 साल पे, ठीक है, याद रखना। किंडरगार्टन किसने दी थी, फ्रॉबेल ने, बच्चों को बगीचा और माली माना था टीचर को। परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दी है, किलपैट्रिक जॉन डीबी के शिष्य हैं, इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, ठीक है। एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया बताया शिक्षा को। जॉन डीबी आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का है, और हाउ वी थिंक नाम की किताब है, और 5 तरीके के तर्क के सोपान दिए जॉन डीबी ने। आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम किसका है। अंतर्दृष्टि से आना चाहिए गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद आया था 1912 में, कौन लेके आया था, बर्दीमर। इसका एक सिद्धांत था पूर्ति का सिद्धांत, याद रखना। अब एक चीज़ आता है, गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है पूर्णाकार, आहा मूवमेंट इसी से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रख लेना। इसमें 3 प्रकार की चिंतन है, A, B और बाई टाइप, ठीक है, ये याद रखना। अब इसी में ही 5 फिनोमिना ऐसे आएगा, 5 फिनोमिना किससे रिलेटेड है, गेस्टाल्टवाद का आधार है ये 5 फिनोमिना, ये आज तक आपने नहीं सुना होगा। अब इसी में और कौन आया था, इसमें आया था कोलर। कोलर का एक सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत है, कौन सा, अधिगम का एक सिद्धांत है सूक्ष्म सिद्धांत, याद आ गया। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसका है, कोलर का। कोलर की एक किताब है थ्योरी ऑफ एप्स, मेंटेलिटी ऑफ एप्स, कौन सी है, मेंटेलिटी ऑफ एप्स। कब लिखी थी, 1916। किस पे प्रयोग किए थे, चिंपैंजी, नाम था सुल्तान। 6 चिंपैंजी थे, मगर सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए थे सुल्तान पे। केनरीफ द्वीप था, टेनरीफ द्वीप केनारी शहर फ्रांस का, ये सब याद रखना है, ठीक है, और इतना याद रखना। आंसर क्या है इसमें, अंतर्दृष्टि किस पे जोर देता है, समग्र पे। आंसर है इसमें सी, समग्र बात पे जोर देता है। नेक्स्ट,
अब देखो इसमें कह रहा है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद का समग्र किसको कहते हैं, ये भी याद रखना, पूछा जाता है टोलमैन को। किसको? टोलमैन को। एटकिंसन और सफनेन ने त्रिभंडारी मॉडल में कार्यकारी स्मृति मतलब वर्किंग मेमोरी किसे कहते हैं, तो ये क्या होती है? वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कितनी? शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें मैजिक नंबर इन्होंने बताया था 7। याद रखना कि हम 7 चीज़ें एक बार में याद रख सकते हैं। आंसर होगा बी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखो। एटकिंसन सफरिन, एटकिंसन और सफरिन, एज सुन एज पॉसिबल आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा लघुकारिक स्मृति होती है। नेक्स्ट, अब देखो एस आर, एस आर संप्रत्यय किसने दिया था? एस आर दिया था व्यवहारवाद ने। व्यवहारवाद की शुरुआत किसने की थी? वाटसन ने। ठीक है। व्यवहार शब्द किसने दिया था? मैकडूगल ने। इन्होंने 14 संवेग बताए थे। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब है इनकी। ठीक है, याद रखना। मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द माना था, ये भी याद रखना। ठीक, और क्या याद रख सकते हो? एस ओ आर का संप्रत्यय दिया था वुडवर्थ ने। एस आर का संप्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। आर एस का किसने दिया था? स्किनर ने, याद रखना। गुथरी ने कहा, गुथरी ही एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा था कि पुनर्बलन की कोई ज़रूरत नहीं है, अभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी याद रख लेना, ये पूछा जाता है डायरेक्ट, को किसने कहा था ये। स्किनर ने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब लिखी है। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी लिखी है। चूहे कबूतर पर प्रयोग किए 1938 में, याद रखना। चैनिंग शेपिंग ये कॉन्सेप्ट दिया है। प्रोग्राम लर्निंग का दिया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, और क्या दिया इन्होंने? ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्रोग्राम लर्निंग में ना 4 स्टेज है इनकी, कौन सी है? प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास, प्रशिक्षण। 4 है, प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास, प्रशिक्षण। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर है इसका क्या? बी, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो एडविन रे गुथरी, ऊपर बता रहा था ना, गुथरी ने किस पर प्रयोग किए थे? खरगोश पे। ठीक है, तो इनका समीपता का सिद्धांत भी है, सामीप्यता के, नवीनता का भी है, सब है। आंसर है डी। इन्होंने ही पुनर्बलन को नकारा है, इन्होंने ही अभ्यास को नकारा है, और अभ्यास पे कौन जोर देता है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इसे क्या कहता है? उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहता है। नेक्स्ट, अधिगम को कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का मेल है? मैंने ऊपर ही बता रहा था ना, तो ये है चिन्ह पूर्ण आकार सिद्धांत। चिन्ह किसका है? टोलमैन का। ठीक है, ये याद रखना। और टोलमैन से क्या याद रखो? मेंटल एक मैपिंग, मेंटल मैपिंग करके थोड़ा सा याद रखो, इस तरीके से थोड़ा सा ये रिलेट करते हैं। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसका? स्टेनले हॉल का, याद रखना ये। ठीक है, अंतर्दृष्टि तो बताई दिया, कोलर, कोफका, बर्दिमर, 3 लोग आते हैं इसमें। ठीक, और बस आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट, बी बराबर एफ पी इंटू ई, तो देखो ये मैंने पहले भी कराया था, मगर ई मतलब बताया था वहाँ वातावरण, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में बस वातावरण दे रखा था, मगर यहाँ मनोवैज्ञानिक वातावरण दे रखा है, तो इसे मानना, इसलिए मैं लेके आया हूँ। ये कौन लेके आया था? कोर्टलेबिन। कोर्टलेबिन का क्या है? क्षेत्र सिद्धांत, याद रखना। और ये ना गेस्टाल्टवाद में भी आ जाते हैं, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत किसने दिया बताओ? सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत किसने दिया? तो क्लार्क हल ने दिया, हल प्रबलन का सिद्धांत, ऐसे याद रखो। ठीक है, और बंडूरा ने क्या दिया था? बंडूरा ने सोशियो लर्निंग थ्योरी दी थी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी दी थी, और इन्होंने ही वेकेरियस लर्निंग पे जोर दिया था। इन्होंने ही बॉबी-डॉल एक्सपेरिमेंट इन्हीं का है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था? 4 स्टेप दिए थे। कौन कौन से दिए थे? छोड़ो, मेरे भी दिमाग से निकल गए। आंसर है इसका क्या? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है माँ बाप की सहायता से निकलकर अपने साथियों की संगत को पसंद करते हैं किशोरावस्था के बच्चे। कौन से? पूर्व किशोरावस्था के बच्चे। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा दबाव कब होता है? ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, ये किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा साथियों का दबाव होता है, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था में। मुझे लगा किशोरावस्था लिखा हुआ, उत्तर किशोरावस्था में याद रखना दबाव होता है। और पसंद कब करते हैं? पूर्व किशोरावस्था। आंसर होगा बी। यहाँ पे मांसपेशियों का भार 44% हो जाता है, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, बस आंसर है इसका क्या? बी। नेक्स्ट, अब देखो स्किनर के द्वारा दी गई पुनर्बलन की संकल्पना थॉर्नडाइक के, देखो अब प्रभाव के नियम पर आधारित है। किस पे? प्रभाव। प्रभाव को ही क्या कहते हैं बताओ? पहले तो याद रखो, तत्परता को कहते हैं रुचि का नियम। ठीक है, और इसको कहते हैं संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, सुख दुख का नियम, प्रभाव के नियम को। अभ्यास के को बताई दिया था श्रम का नियम या उपयोग अनुपयोग का नियम। थॉर्नडाइक के 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस नाम की किताब भी लिखी थी, ये भी याद रखना। ठीक है, और अधिगम का सबसे पहले सिद्धांत इन्हीं के ही है। किसके? थॉर्नडाइक के। ये तो है मूल इसके मुख्य सिद्धांत हैं 3, और गौण सिद्धांत कितने? 5। ये अलग अलग चीज़ याद रखें। इसने एक CABD थ्योरी भी दी थी, परमाणुवाद सिद्धांत, ठोस सिद्धांत भी दिया है इसने। ठीक है, मात्रा का सिद्धांत भी नहीं का ही है। ठीक है, याद रखना। बुद्धि 3 प्रकार की बताई थी, कौन कौन सी बताई थी बताओ? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ठीक है, और गैरेट ने कौन कौन सी बताई थी? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, और एक और बताई थी,
गैरिट ने। आप लोग बताना अगर आपको याद हो तो। आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट, सीखने के लिए किस सिद्धांत को पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया है? तो कौन देता है? क्रिया प्रसूत देता है ना। किसका? ये है स्किनर का। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर। याद रखना ये सब, ठीक है। और स्किनर का ही क्या है? रेखीय विक्रमित अनुदेशन। साखी किसका है? क्राउडर का है, याद रखना। और गणित वाला किसका है? गिलबर्ट का है, जिसे अवरोह भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना ये सब। सूज तो बताइए आपको, कोलर। उद्दीपक अनुक्रिया, ये कौन है? थॉर्नडाइक, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया, अब ये दिमाग में से नहीं आ रहा, इंग्लिश में याद आ जाएगा। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक पता है? देखो कभी अंतः दो तरीके की होती है। एक तो ये बिंदी वाली आ जाए ना तो इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल, अपने आप से। एक होती है अंतर्व्यक्तिक, बड़ी मुश्किल से याद किया है ये हिंदी में मैंने, इंग्लिश में तो हो जाता है। इसे कहते हैं इंटरपर्सनल। तो ये तो अपने आप से रिलेटेड है। तो दूसरा 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 ये काट दो, 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो पेपर में। दूसरे से तो मतलब ही नहीं होगा इसमें। आंसर है सी। नेक्स्ट, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? तो ये उदात्तीकरण हुआ, प्रक्षेपण हुआ, और बहुत सारे हैं। आंसर है सी। नेक्स्ट, आरटीई 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? 2009 में कितने अध्याय हैं? 7, याद रखना। अब देखो ये कहते हैं एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं? तो इसमें अध्याय 5, ठीक है, याद रख। आरटी 2009 22 भाषाओं में लिखा गया था, ये भी याद रखना। 135वां कंट्री था इंडिया इसे लागू करने वाला। गोपाल कृष्ण गोखले ने सिफारिश की है इंडिया में किसकी? आरटीई की, ये भी याद रख लेना। इसमें धारा कितनी थी? 38, ये भी याद रखना आरटीई में। एनसीएफ 2005 था। आंसर है इसका सी। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, ये भी याद रखना। और बाकी राजस्थान और यूपी में कभी लागू हुआ? ये 2011, 1 अप्रैल 2011। नेक्स्ट, किसी वस्तु या घटना के गुणदोष की समीक्षा करना, इसे कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। अब सारी क्या होता है? क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है, याद रखना। यथार्थवादी चिंतन क्या होता है? जो सामने दिख रहा हो बस, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर है इसका डी। निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षक की विशेषता है? तो देखो कौन सी है? निरंतर करना, प्रेरित करना, छात्रों को प्रेरित करेगा। आंसर है बी। नेक्स्ट, देखो किस विकास का तात्पर्य है? परिवर्तनों की वह श्रृंखला जो भ्रूणावस्था से वयस्कावस्था तक चलती है। भ्रूण से लेके वयस्क तक कौन चलेगा? भ्रूण से लेके चल रही है वयस्क तक। तो इसमें ना थोड़ा सा डाउट आ गया, मुनरो तो नहीं है, छोड़ दो इसे, डाउट आ गया इसमें। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यालय से रिलेटेड होता है। नवीन ज्ञान की खोज ना मौलिक अनुसंधान में करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान तो स्टीफन एन कोरी ने दिया था, याद रखना, 1953, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार एनिमिज्म। एनिमिज्म कहाँ आता है? एनिमिज्म आता है दूसरी अवस्था में। एनिमिज्म ईगोसेंट्रिक भी इसी में आता है, इंट्यूटिव रीजनिंग भी इसी में आता है, कलेक्टिव मोनोलॉग भी इसी में आता है, 3 पर्वत सिद्धांत भी इसी में आता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। इसकी भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, इसे याद रखना। संवेदी पेशी को कितनी में बांटा गया है? इसको 6 अवस्थाएं, इसकी उपअवस्था डायरेक्ट पूछा जाता है, उपअवस्था कितनी? जन्म से लेकर 2 वर्ष है। मूर्त में क्या आता है? कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, समस्या समाधान, इसी में आता है। और मूर्त को कहाँ से? 7 से 11। औपचारिक में क्या आता है? अमूर्त चिंतन, 11 से 15। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा, बताया था मैंने आपको, बी। प्याजे क्या है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक है। ये कहते हैं पहले चिंतन होगा फिर भाषा आएगी, याद रखना ये। और ये कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। 4 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों प्रयोग किए थे, 32 किताबें लिखी थी। 1936 में थोड़ा सा इन्हें फेमस हो गए थे, इतना याद रख लेना, यही पूछा जाता है बस प्याजे से। अच्छा, इसमें से कौन सा सही है? सही बताना है। तो देखो अधिगम के नियम तो दिए थॉर्नडाइक ने, क्रियाप्रसूत दिया स्किनर ने, ऊपर नीचे कर दिया, ये तो गलत हो गए। सामाजिक अधिगम सही है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी नहीं का, याद रखना। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप में कह रहा था ना, याद नहीं आ रहे, अब आ गए। इनकी ये किताबें कौन सी है बताओ? बंडूरा की है मोरल डिसएंगेजमेंट करके, मोरल डिसएंगेजमेंट, हाँ यही है। अब देखो पावलोव ने उत्सर्जित नहीं, पावलोव को तो 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, ये याद रखना। अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित होता है, ये भी याद रखना। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके में, याद रखना। अनुक्रिया सामान्यीकरण स्किनर के में हो जाता है, ये याद रख लेना। इसके में सीखना क्या होता है? स्थायी होता है। और इसके में ऐच्छिक क्रियाओं पर आधारित होता है, ये अनैच्छिक पे था, पावलोव वाला बता ही दिया, ठीक है। पावलोव का प्रयोग किस पे था? कुत्ते पे था, ये याद रखना, ठीक है। और लिएंडर एंडरसन ने इनके सिद्धांत को यूज किया था, ये भी याद रखना। हॉफमैन मशीन पर करके दिखाया था इन्होंने, पावलोव ने। और पैरोटिड ग्लैंड का यूज किया था। ग्लैंड होती है 3 प्रकार की, कौन सी? जो अपनी लार ग्रंथि होती है, याद रखना, उसमें सबसे बड़ी होती है पैरोटिड। आंसर क्या था इसका? आंसर तो खो ही गया, आंसर था इसका बी। अच्छा सच बताना, मैं इतना सब कुछ फैक्ट बताता हूँ, इनसे कुछ फायदा हो रहा है आपको? हो रहा हो तो यार प्लीज़ बताना एक बार, अच्छा लगेगा मुझे भी सुन के। समान क्षेत्रफल वाले 2 आयत जिनके पहले से 3 इतने एक दूसरे को इतनी चौड़ाई होगी। तो देखो 3 × 10 करो बराबर 6 × x करो,
तो 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो चौड़ाई कितनी आ गई? 5 आ गई। आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है। अब देखो 60 मीटर और 50 मीटर आयताकार के बीच में 5 मीटर 2 रास्ते बनाए जाते हैं जो समानांतर हैं। कैसे बनाए जा रहे हैं? ऐसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है। अब इसके देखो 3 फॉर्मूले होते हैं ये बनाने के। एक तो रास्ता इस तरीके से बने तो L प्लस बी माइनस ए इंटू ए। कभी भी रास्ता अंदर बने, अंदर तो ये भी बना है मगर ऐसे ना बने, केवल ऐसे इस तरीके से अंदर बने तो होता है L प्लस बी माइनस 2a इंटू 2a। अब बाहर बने तो प्लस 2a इंटू 2a। ठीक है, याद रखना। ना समझ में आ रहा हो ना कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता दूँ। तो अब पता क्या करना है इसमें? L प्लस बी करो, 6 और 5 11 110 माइनस a माइनस 5 इंटू ए 5। अब देखो इसमें से गए तो 105 बच गया, 110 में 5 गया तो 105, 5 से गुणा करो 5 में 25, तो आंसर क्या आ गया? 525 आ गया। आंसर होगा 525। ठीक है। नेक्स्ट 3 पाई बाई 5, इसको रेडियन बदलो, 3 गुणा पाई की जगह रख दो 180 बटे 5। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 से 15, 16 17 18, 5 30, तो 36 या कितने होते हैं? 108 होते हैं। ये याद रख लेना, 36 या 108 1 करोड़ बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में काम आता है। आंसर है सी, सीधे पाई की जगह 180 रख देना। अब देखो इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई का मान बताओ। तो देखो कई सारे तरीके एक्स और वाई का मान बताने के लिए। पहले तो ये 127 है, ठीक है, तो जो ऐसे समझो ये और ये होगा, इन दोनों का भी योग क्या होना चाहिए? 127 ही होगा। क्या होगा? 127। तो एक्स और वाई का क्या आ गया? 127 ही आ गया। या छोड़ो और तरीका बताऊँ। एक चीज़ तो पहले ये याद रख लो कि जब बाहरी जो कोण होता है ना, वो जितना होता है उतने ही अंदर के दोनों कोण होते हैं। तो ये एक्स और वाई का मान पहले तो ये याद रखना कि क्या आएगा? 127। अब जोड़ देख लो किसका 127 आ रहा है। ये तो 127 बचेगा नहीं, 7 और 6 13, ये तो हो नहीं रहा। ठीक है। अब 7 और 5 12, ये भी नहीं हो रहा। या तो 7 और 5 12, ये भी नहीं हो रहा। 7 और 5 12, 127 देख रहे हो, यही बन रहा है बस, और कोई बनी भी नहीं रहा। ठीक है, आंसर है ए, बिना कोशिश करे आंसर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि ए बी सी सरल रेखा है, तो इसमें कौन बताना है? COD मतलब ये 4x। देखो निकालने के लिए पता कैसे निकालोगे? 5 और 4 9 10 11 12, 12x बराबर 180, फिर 12 से काटोगे इसे, 12 में 12 और 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ऐसे करोगे। मगर करने को और पता क्या कर सकते हो? 4x है तो 4 का गुणा तो होगा, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें ही जा सकता है। आंसर है सी, इस तरीके से भी कर लो। नेक्स्ट, अब इसका मान बताना है। तो देखो पॉइंट कितने बाद लगे? 1 2 3 4 5, 5 के बाद 1 2 3 4 5, गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, किसी गरीब के चेहरे पर ना एक स्माइल लाने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना, व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप करना कि आपके साथ महिलाएँ और बहनें सुरक्षित फील करें, अपनी नहीं दूसरों की भी। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।